Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the online NMD CAT session of Stars Academy head office Johor Town. Today we are going to discuss atomic structure. So let's get started with question number 1. If the wavelength of electromagnetic radiation is increased to thrice the digital value, then what will be the percent change in the value of frequency of the electromagnetic radiation? अच्छा, ये देख लें आपके हमने इस तरह पढ़ा है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, या फिर अगर मैं बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी को मैं रिलेट करता हूँ वेवलेंथ के साथ, तो फ्रीक्वेंसी जिसे न्यू कहते हैं और वेवलेंथ जिसे लेमडा कहते हैं, इन दोनों के दरमियान में इनवर्स रिलेशन होता है। यानी कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू उसी हिसाब से कम हो जाएगी। लेमडा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब लेमडा कितने टाइम्स बढ़ गया है? 3 टाइम्स। तो फिर वेवलेंथ कितनी कम हो जाएगी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब है कि अगर एक्चुअल वैल्यू जो है वो से 100 थी, तो वो 3 टाइम्स कम होकर अब अप्रॉक्सीमेटली कितनी रह जाएगी? अब अप्रॉक्सीमेटली वो रह जाएगी 33%। वैल्यू आ गई है 33, यानी कि इट हैज़ बीन डिक्रीज्ड बाय 66%। तो यहाँ पर अल्फा बीटा ऑप्शन सही हो गया बाय 66%। सेकंड क्वेश्चन है, इन बोहर्स मॉडल एटॉमिक रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज वाई द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज। अच्छा, हमारे पास अगर फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है r1 हम उसे कह देते हैं, उसकी वैल्यू है y। तो हम किसी भी ऑर्बिट का अगर रेडियस निकालना चाहते हैं तो हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपसे बिल्कुल आपको पता ही है, और वो फार्मूला होता है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है उसे आपने n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो n स्क्वायर, यानी कि अगर थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9y। सही है जनाब, जो भी वैल्यू है उसका 9 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगा। डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। तो ये फार्मूला जो हमने पिछली बार इस्तेमाल किया वही यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि जो भी रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का उसे आप n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास nth ऑर्बिट का रेडियस आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर जज किया जी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज नेगेटिव साइन इन द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एटम कन्वे। पहले ये आइडिया मैं क्लियर करता चलूँ कि जब हम हाइड्रोजन की एनर्जी निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला था -13.31 ओवर n स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर ये जो माइनस साइन है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस माइनस साइन का मतलब क्या है। साफ जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस वक्त वो किसी आउटर स्पेस में कोई फ्री स्टेट में नहीं है, बल्कि वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंडर है। फर्स्ट शेल में हो सकता है, सेकंड शेल में हो सकता है, थर्ड शेल में होता है, लेकिन किसी भी शेल में अगर वो हो तो उसकी जो एनर्जी है वो नेगेटिव में होती है। तो इट शोज बेसिकली, यहाँ से पता ये लगता है, आइडिया इसके पीछे ये है कि न्यूक्लियस से जब वो इतना दूर था कि वो न्यूक्लियस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं था, तो उसकी जो एनर्जी थी वो ज़ीरो थी और उस पर कोई जो है फोर्स नहीं लग रही थी। नेट पोटेंशियल एनर्जी उसकी ज़ीरो थी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, तो उसकी पोजीशन जो है वो कोई भी नहीं थी, तो उसकी एनर्जी भी ज़ीरो थी। और जब वो अब न्यूक्लियस के करीब किसी शेल में आ गया है, से पहले शेल में आ गया है या दूसरे शेल में आ गया है या तीसरे शेल में आ गया है, तो अब उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पुल लग रही है। हम जानते हैं कि अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से डिक्रीज कर रही है, तो ज़ीरो से डिक्रीज करने की वजह से उसकी वैल्यू हो गई है नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है वो बड़ा रेलेवेंट लग रहा है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मोशन। जब इलेक्ट्रॉन बाहर था तो उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, और जब वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी कम होती है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट वैसे आप एफएससी या ए लेवल्स वगैरह में फेडरल में आप देखते हैं, लेकिन इस आइडिया को हमने प्रेजेंट किया है, आप तक पहुँचाया है एमसीक्यू की शक्ल में, और यही तरीका जो है वो चलता रहता है। हम कई दफ़ा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो ज़्यादा इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट की जा सकती है, इस तरीके से
से तो MCQ बेस तो हम उसे इसी तरीके से आप तक पहुंचा देते हैं और मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन वैसे ही आपसे डिस्कस कर ली जाती है जब पेपर जो है क्लास चल रही होती है। सही है जनाब। तो क्लास में हम काफ़ी ज़्यादा फार्मूलाज वगैरह देखते हैं लाइक दिस एंड मैनी अदर्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल द इलेक्ट्रॉन विल बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। वेरी इजी, न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाते हैं, शेल नंबर बढ़ता है तो साथ साथ जो है न्यूक्लियस से फासला भी बढ़ता है। बीटा ऑप्शन फिफ्थ बिल्कुल सही हो गया। सिक्स क्वेश्चन देख लें, अकॉर्डिंग टू द बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। इस सवाल के लिए हमें देखना पड़ेगा, एक डायग्राम मैंने आपसे शेयर की थी और उस डायग्राम में हमने ये कहा था कि एनर्जी डिफरेंस जो होता है, एनर्जी डिफरेंस वहाँ से नतीजा ये निकला था बिटवीन एडजेसेंट ऑर्बिट जो है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट्स टू हायर ऑर्बिट्स। ऐसा हमने सीखा हुआ है, यानी कि एडजेसेंट ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाता है। दूसरे और पहले शेल में ज़्यादा गैप है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर पहला शेल में बनाता हूँ n=1, तो यहाँ पर जो दूसरा शेल है n=2, जब तीसरा शेल आएगा तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा और चौथे में एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। तो एनर्जी गैप ना कम होता जाता है एज वी मूव फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट्स। एनर्जी गैप कम होता जाता है तो फिर एनर्जी जो रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है तो वो भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर n5 में ड्रा करता हूँ, से वो यहाँ पर ड्रा होता है, तो n6 जो है ना वो बिल्कुल साथ ही होगा। अच्छा, अगर n6 से n5 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम n6 टू n5, तो ये बड़ी कम एनर्जी चेंज होगा। n5 से n4 में रिलेटिवली ज़्यादा है, n5 से n3 में काफ़ी ज़्यादा है और अगर n6 से 1 में आना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चेंज है। तो सबसे कम एनर्जी चेंज है n6 से n5 में आने के लिए बीटा ऑप्शन, तो सबसे कम एनर्जी यहीं पर रिलीज होगी। सेवंथ क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में क्या बात सही नहीं है, यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड। यस, बिल्कुल ये बोहर का पोस्टुलेट है। सेकंड देख लें, द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज़ द लोएस्ट एनर्जी। डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। थर्ड क्वेश्चन देखें, थर्ड पॉइंट देख लें, चार्ली ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ ऑर्बिट में घूम सकते हैं। सही है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएं तो वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में घूम सकता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का। डेल्टा ऑप्शन है, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड साइमल्टेनियसली। तो ये याद रख लें कि बोहर का ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए mvr इज इक्वल टू NH/2 इस फार्मूला में अगर सारी वैल्यूज़ हों आपके पास तो आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं और आप पोजीशन यानी कि r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दोनों वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं, इलेक्ट्रॉन का रेडियस भी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और रेडियस दोनों निकाली जा सकती हैं बोहर के मुताबिक, जबकि डेल्टा ऑप्शन कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं किए जा सकते। अल्फा इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, बीटा इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, चार्ली इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। तो लेकिन जो डेल्टा है वो ट्रू स्टेटमेंट हमें नहीं लग रही, वो बोहर मॉडल के जो गाइडलाइंस हैं उसमें फॉल नहीं करती। एट्थ क्वेश्चन देखें, दी ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर से बताया जाता है और इसका दूसरा नाम है चार्ली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बड़ा ही आसान सवाल ये हो गया जी। नाइन्थ क्वेश्चन देखें, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो पहला ऑप्शन हमें बताया जा रहा है वो ऑप्शन बन रहा है n=3, l=2, तो ये 3d बन रहा है। बीटा ऑप्शन देखें तो बीटा 4 और 2, इसका मतलब है कि यहाँ पर बात हो रही है 4p की, और 4p अगर l की वैल्यू 1 हो, 4 यहाँ पर n क्वांटम नंबर 4 है और एक 4s है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि कहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि अगर हम 4p को देखें तो उसकी एनर्जी 4s से भी ज़्यादा है, 3d से भी ज़्यादा है, और अगर 4d को देखें तो उसकी एनर्जी बाकी सब से ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया बीटा ऑप्शन, यानी कि
4, n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और l की वैल्यू 2, यानी कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 2 d की बात हो रही है। 10th क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल 4f। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो डेफिनेटली यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर 4 है, और f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, वो 3 होती है। अच्छा, यहाँ पर अब कोई ऑप्शन ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो n और l से ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बाकी चीज़ें हमारे लिए अहमियत की हामिल हैं, लेकिन n और l से ना हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम किस ऑर्बिट की या किस सब शेल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन हो गया, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3। आगे चल पड़ते हैं, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड m फॉर n इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 11 में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 4, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो होती है n-1, यानी कि 4-1 3 आ गई। और अगर l की वैल्यू 3 हो तो उसके लिए m की वैल्यू कितनी आ सकती हैं, वो फार्मूला है 2l+1, यानी कि यहाँ पर हमें l के अगर वैल्यू पता लग गई है, 3 वैल्यू है, तो m की जो वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, वो 7 आएंगी। 2 3 6 + 1 7, तो 7 ये 3 ये तो कुल मिलाकर 10 हो गई। तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे डेल्टा ऑप्शन 10। 12th क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स के लिए ये वैल्यू पॉसिबल है, वैल्यू कौन सी है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 का मतलब है थर्ड शेल की बात हो रही है, l इज इक्वल टू 2 का मतलब है d की बात हो रही है, और m इज इक्वल टू +2। आप जानते हैं कि m की डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट ऑर्बिटल्स को शो करती हैं, तो अगर m की वैल्यू स्पेसिफाई हो जाएगी तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की ही बात कर रही होगी। तो यहाँ पर 3d एक पर्टिकुलर टाइप का अल्फा ऑप्शन 1 में टिक हो जाएगा। अलबत्ता ये मैं बताता चलूँ कि m की कौन सी वैल्यू किस पर्टिकुलर जो ऑर्बिटल है उसके लिए है, ये कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे हमें कोई ख़ास सवाल पूछा जाता हो, तो इसलिए ये याद रखना एज सच इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अलबत्ता नो हाउ होना बहुत अच्छी बात रहेगी। तो अल्फा ऑप्शन 1 यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल होगा जिसके लिए n, l और m जो हैं वो तीनों स्पेसिफाइड होंगे। 13 क्वेश्चन, द ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब ये होता है कि उनकी एनर्जी सेम होगी। जी, ज़रूरी नहीं है कि उनकी शेप सेम हो, उनकी शेप जो है वो डिफरेंट भी हो सकती है, तब भी उनकी एनर्जी सेम हो सकती है, लेकिन उनकी शेप सेम भी हो सकती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई इस तरह कि पी ऑर्बिटल देखें, पी ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो सेम होती है एंड दे आर डीजनरेट। इसके मुकाबले में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो उनकी शेप सेम नहीं होती, वो फिर भी डीजनरेट हैं। यानी कि शेप सेम होना या शेप सेम ना होना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। डीजनरेट होने के लिए ओनली इट शुड बी डेल्टा, दे शुड हैव द सेम एनर्जी एंड दैट्स इट। कोई शेप की बात है ही नहीं डीजनरेसी के अंदर। दे मे बी सेम, शेप में भी सेम और शेप में भी डिफरेंट एज वेल। 14th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दी फोर्थ शेल विल बी। अच्छा, ऑर्बिटल्स निकालने का जो तरीका है ना वो मैंने आपसे शेयर किया था, n स्क्वायर होता है। तो अगर n की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो फोर्थ शेल के अंदर 16 ऑर्बिटल हो सकते हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर आप टिक कर देंगे, फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है आपको। 15th क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन आयरन +2। तो पहले तो हमें आयरन +2 जो है वो लिखना चाहिए, आयरन +2। आयरन +2, आयरन का एटॉमिक नंबर मेंशन किया गया है जैसा कि 26। तो आयरन के पास आर्गन, उसके बाद 4s2, पहले मैं आयरन लिख रहा हूं, उसके बाद आयरन का आयन बना लेंगे, और 3d6 ये हालात होते हैं। अब आयरन +2 की फॉर्म में है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिलीज हुए हैं, और डेफिनेटली हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 4s से पहले रिलीज होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन d में बच गए 6। बीटा ऑप्शन 6 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6। इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने के लिए 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, और 3s2 3p6 18 हो गए, और 3p6 तक 18, उसके बाद है 3d5 और 4s1। तो ये जनाब क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखकर आप अंदाज़ा लगा भी सकते थे, मैंने फिर भी ज़्यादा सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर आर्गन
3d5 4s1 3d5 और 4s1 में 4s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3d5 में चला जाता है, लेकिन ओवरऑल ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ग्राउंड स्टेट में भी क्रोमियम इसी हालत में पाया जाता है बिकॉज इट इज ए मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो चार्ली ऑप्शन यहां पर सही हो गया। 17th क्वेश्चन देखें, इन ए गिवन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज फॉर ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेटली पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, जिसके मुताबिक एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट स्पिन जो स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी, लेकिन अगर दूसरी हिसाब से कहा जाए तो वो कहता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में जो भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन उनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है एक का प्लस हाफ होगा, एक का माइनस हाफ होगा, यानी कि चारों वैल्यूज किसी भी क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो बराबर नहीं होती किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 18th क्वेश्चन देख लेते हैं, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। कॉपर जो है एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, आप जानते हैं कॉपर 29, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 18, उसके बाद हो जाएगा 4s1 और फिर आ जाएगा 3d10। तो 4s1 3d10 ये हमें नजर आ रहा है यहाँ पर चार्ली ऑप्शन में, तो हम उसे टिक कर देंगे। 19th MCQ की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द ग्राउंड स्टेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्फा, बीटा और चार्ली के अंदर हमें पेयरिंग नजर आ रही है डी सब शेल के अंदर, हालांकि ये हुंड्स रूल को वायलेट करती है, तो ये तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती। अलबत्ता डेल्टा में हमें नजर आ रहा है कि स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो स्टैंडर्ड है वही लिखी हुई है, 21 इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन प्लेस्ड देयर, तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 20th क्वेश्चन देख लें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर L की वैल्यू 0 हो, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब शेल्स की बात हो रही है, तो S सब शेल की बात होती है, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स किसी सब शेल में निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × 2l+1। अब यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 4l+2, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 21st क्वेश्चन देखें, द ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड। अबव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस सब शेल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, यानी कि 2s में पहले आएगा, बाद में 2p में आएगा। जब तक 2s फिल नहीं होता 2p की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। ये चीज वायलेट हमें नजर आ रही है बीटा ऑप्शन में, जबकि 2s फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉन फिर भी 2p में प्रमोट किया हुआ है, तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर वायलेट कर रहा है अबव प्रिंसिपल को। 22nd क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव द हाईएस्ट अफिनिटी फॉर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन के अंदर 3d9, डी हमें नहीं पता कि थर्ड शेल है या नहीं, लेकिन हमने जस्ट अज्यूम किया कि डी ऑर्बिटल जो है वो d3d है। 4d हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डी में जब भी 9 इलेक्ट्रॉन है तो डी को 10 इलेक्ट्रॉन करने की बहुत ज्यादा अफिनिटी है, एक इलेक्ट्रॉन वो गेन कर सकता है और वो जल्दी से, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल s में भी होगा, लाइक 4s1 3d9 4s2 3d9 होता, अगर तो 4s2 3d9 होता तो ये 3d10 हो जाना था और 4s1 हो जाना था, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d10 करने के लिए बड़ी अफिनिटी है उस स्पीशी के पास, यानी कि डेल्टा ऑप्शन के पास ये अफिनिटी सबसे ज्यादा है। d10 स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर पॉसिबिलिटी हो तो इट कैन हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स d टू कंप्लीट द d10 कॉन्फ़िगरेशन वो कर लेगा। 23rd क्वेश्चन देखते हैं, डीजनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय। हम जानते हैं कि डीजनरेसी और साथ साथ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट हमें बीटा ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलता है। 24th क्वेश्चन देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। अब यहाँ पर हमने जना 3 यूनिक इंफॉर्मेशन आपसे डिस्कस करनी है, उनको समझने के लिए बीटा ऑप्शन से बात शुरू कर रहे हैं। बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है कि n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू भी 3 है। ऑलवेज रिमेंबर दैट कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि l और m की वैल्यू बराबर हो जाएं। अगर l और n की वैल्यू बराबर हैं तो वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, n हमेशा l से बड़ा होता है। चार्ली ऑप्शन, बीटा तो गलत हो गया, उनमें दोनों बराबर हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। चार्ली ऑप्शन देखते हैं, तो चार्ली के अंदर m की वैल्यू 1 लिखी हुई है, l 0 लिखा हुआ है। याद रहे कि m कभी भी l से बड़ा नहीं हो सकता, m और l की वैल्यू बराबर हो सकती है,
m बड़ा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो m बड़ा नहीं हो सकता, तो चार्ली ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। डेल्टा ऑप्शन देखें, सब कुछ सही लग रहा है लेकिन s की वैल्यू 0 लिखी हुई है। s या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है, s कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये तीन इंफॉर्मेशन यहां से हम डिराइव कर सकते हैं, और अगर इन तीनों बातों की रोशनी में देखा जाए तो फिर अल्फा ही सिर्फ करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन रही है। l की वैल्यू 4, n की वैल्यू 5, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। 25th क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, द नंबर ऑफ इट्स सबशेल्स और ऑर्बिटल्स वो कितने हैं। तो सबशेल्स निकालने का तरीका है, n का जो नंबर है वही उसमें सबशेल होते हैं, n की वैल्यू 3 तो उसमें 3 सबशेल होंगे। और ऑर्बिटल्स निकालने का तरीका n स्क्वायर, यानी कि जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका स्क्वायर ले लेंगे तो आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे जो कि 9 बन रहे हैं। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, 3 और 9। 26 क्वेश्चन देखें। द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय क्वांटम नंबर्स एंड n एंड l हैविंग हाईएस्ट एनर्जी आर। तो n अल्फा ऑप्शन को अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो वो 4p बन रहा है, बीटा 4d बन रहा है, चार्ली 3s बन रहा है और डेल्टा 3p बन रहा है। हम जानते हैं कि इनमें से 4d की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब वो प्रिंसिपल हम देख चुके हैं, n प्लस l वैल्यू की हिसाब से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बीटा की एनर्जी, बीटा की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। इवन 4+2 भी आप करते तो 6 आ रहा था, इतनी बड़ी वैल्यू कोई और नहीं थी, तो डेफिनेटली वही सही जवाब हो जाता। 27th क्वेश्चन देखें। द 5d ऑर्बिटल्स आर डेजिग्नेटेड एज dxy, dyz, dzx, dx2-y2 एंड dz2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। आप जानते हैं कि जो d हैं चार पहले, यानी कि dxy, dyz, dzx, dx2-y2, वो सब के सब 4 लोड स्ट्रक्चर हैं, whereas dz2 is a bilobe structure. So what I can surely say is the first 4 orbitals have similar shape, whereas the fifth one has somewhat different shape, and this is the option given in Charlie. The shapes of the first 4 orbitals are similar, but that of the fifth orbital is different, dz2, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है। 28th क्वेश्चन देख लें। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोन इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। दोनों फिगर्स में ए और बी में आपको 2 वेव्स नजर आ रही हैं। एक वेव जो है जो ए में हमें नजर आ रही है, उस वेव के अंदर हमें यह पता लग रहा है कि उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, उसकी एनर्जी कम होगी, उसका वेव नंबर कम होगा। ठीक हो गई जी बात। इसी तरीके से दूसरे में वेवलेंथ कम हो गई है बी के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। ये मैंने कुछ रिलेशंस आपके लिए बनाए हैं जो रिलेट करते हैं एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को, वेवलेंथ को, वेव नंबर को। तो याद आपने ये रखना है कि हमेशा याद रख लें कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है ना, उसके मुताबिक डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए प्लैंक्स कांस्टेंट और वेलोसिटी ये चेंज नहीं होते। जो रिलेशन है वो एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से है, एनर्जी का वेवलेंथ से है, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी से है। ये चीजें एक दूसरे के चेंज होने से चेंज होती हैं, जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होती। तो 28th क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ए एंड बी। तो ए और बी में आपको वेवलेंथ में फर्क नजर आ रहा है। वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी तो एनर्जी डिफरेंट होगी। यानी कि चार्ली ऑप्शन 2, 3 एंड 4 ये डिफरेंट होंगे, लेकिन बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो दे विल हैव द सेम सी या सेम वेलोसिटी। क्वेश्चन 29 में हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज dz2। हम जानते हैं कि dz2 इज द ओनली D which is bilobe structure। तो 29 क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि जो बाइलोब स्ट्रक्चर है यानी कि Q, वो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। बीटा के अंदर जो डायग्राम बनी हुई है वो असल में dz2 को डिनोट करती है। 30th क्वेश्चन आ गया। न्यूट्रल एटम दैट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 3D सबशेल हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। अच्छा, एक न्यूट्रल एटम है जिसके 3D में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो डेफिनेटली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज स्कैंडियम 21, क्योंकि इसके अलावा आर्गॉन और 4s2 और 3d1, इसके अलावा कोई और हमें ऐसा एटम नहीं मिलता जिसके 3d में एक इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रल फॉर्म में। तो 3d में तो एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आउटर मोस्ट सेल इसका बनता है 4s, और 4s में हमें नजर आ रहे हैं चार्ली ऑप्शन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 31 आ गया। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स हैज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3s2।
3s2 एटॉमिक नंबर 12 बन रहा है। मैं कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर देता हूँ। सेकंड ग्रुप का मेंबर होगा, इस तरह भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अच्छा, इस काम को करने के ना मल्टीपल वेज थे। आप ग्रुप और पीरियड नंबर की लोकेशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक हीलियम जो है, हीलियम का अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो पीरियोडिक टेबल के पहले पीरियड में है, उसके पास सिर्फ एक शेल होगा। डेल्टा ऑप्शन देखें पोटाशियम, तो उसमें 4 शेल हैं क्योंकि वो फोर्थ पीरियड में है। तो अल्फा और डेल्टा तो नहीं हो सकते। हमें पता लगा है कि वो थर्ड शेल जो है ना, उसके पास तीसरा शेल जो है वो इन दी प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, तो वो थर्ड पीरियड में होगा। थर्ड पीरियड में होते हैं बीटा सोडियम और चार्ली मैग्नीशियम। अब सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। सोडियम जो है वो 1 ग्रुप का मेंबर है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि जो मैग्नीशियम है ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। 32nd क्वेश्चन देखें, द पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स दैट शेयर्स द सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बहुत ही आसान है। आप जो वैल्यू स्टार्ट में लिखी होती है 2, 3, 1, 2, 4, 5 एटसेट्रा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं। तो अगर कहीं स्टार्ट की वैल्यू पहले सही लिखी हुई है एक जैसी, तो फिर उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक जैसा होगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। 33rd क्वेश्चन देख लें, एन अल्फा पार्टिकल हैज चार्ज टू मास वैल्यू। अच्छा, अल्फा पार्टिकल जो है ना वो क्या होता है, इसे जरा समझ लें। अल्फा पार्टिकल होता है अकॉर्डिंग टू 33rd क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल जो है ना ये होता है 2He4 + 2। अच्छा, इस पर चार्ज जो है वो 2 होता है और इसका मास जो है वो 4 होता है। ठीक है जनाब। तो अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे कि इसकी चार्ज टू मास वैल्यू कितनी है, तो चार्ज टू मास वैल्यू हम सीख चुके हैं कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। सही है जनाब। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास है वो सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मास जो है वो किसका ज़्यादा है, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन से भी ज़्यादा है, तो प्रोटॉन से ज़्यादा भी चार्ज टू मास वैल्यू नहीं हो सकती। अब ऑप्शन बचा चार्ली और डेल्टा। चार्ली को हम इसलिए नेगेट कर रहे हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास है 4, इसके मुकाबले में अगर नाइट्रोजन आयन होता तो उसका मास होता 14। तो चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन जो है ये चार्ज टू मास वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल से कम होगी, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि हीलियम या अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास वैल्यू नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का मास ज़्यादा है। जिसका मास कम होता है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम हो जाती है। तो मास नाइट्रोजन का ज़्यादा, उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम। रिपीट कर रहा हूँ, कई दफ़ा गलत बोला जाता है तेज़ी में। तो मास जिसका ज़्यादा है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू कम है। तो चार्ली ऑप्शन के हिसाब से नाइट्रोजन आयन की जो चार्ज टू मास वैल्यू है वो होनी चाहिए थी कम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन से कम अल्फा पार्टिकल की है, ये रॉन्ग हो गया। डेल्टा ऑप्शन देखते हैं तो डेल्टा ऑप्शन कुछ समझ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल की चार्ज टू मास वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास ऑक्सीजन मास 16 से कम है। 33rd में डेल्टा ऑप्शन हो गया। बाकी ऑप्शंस मैंने एक एक करके जस्टिफाई किए। 34th क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज शोज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2। 1s2 में डेफिनेटली हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लाइक वो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में पाया जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड और उसके पास इलेक्ट्रॉन एक अपना 1s1, एक इलेक्ट्रॉन गेन्ड 1s2। हेयर डेल्टा शुड बी द राइट आंसर। तो यहाँ पर डेल्टा जो है वो राइट आंसर है। 35 देख लें, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन आर। सही है जनाब। p इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं ब्रोमीन में। ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो अगर मैं मेंशन कर लेता हूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए आर्गॉन 18 ये लिख लेते हैं, उसके बाद 4s2, फिर 3d10 और 4p5 होता है तो 4px2 हो जाएगा।
4py भी 2 हो जाएगा और 4pz के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अल्फा ऑप्शन अनपेड हमें नजर आ रहा है। ब्रोमीन के अंदर अल्फा ऑप्शन सही हो गया। 36 क्वेश्चन देखें, विच ऑफ दीज हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स 3D सबशेल। सबसे ज्यादा 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स कहां पर होंगे, इस आइडिया को मैं देख लेता हूं। 36 स्कैंडियम से स्टार्ट ले रहा हूं। स्कैंडियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर इसका होता है 21, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आर्गन के इक्वल हो जाएगी। अगर बीटा ऑप्शन देखें तो टाइटेनियम +4, एटॉमिक नंबर इसका 22 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये भी आर्गन के बराबर हो जाएगा। तो इनके अंदर तो 3D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार्ली ऑप्शन देखते हैं, निकल 28, और जब ये +2 फॉर्म में होता है तो ये होता है आर्गन 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 3D हो जाता है ये 8। ठीक है जनाब। और आयरन +2, ये अभी पीछे किसी सवाल में मैंने इस पर बात की थी, 26 ये होता है आर्गन और 3D6। आप देख सकते हैं कि जो निकल है उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड नहीं उसने पूछा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 3D सबशेल में। तो चार्ली ऑप्शन जो निकल है उसके अंदर डी में 3D में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, 8 नजर आ रहे हैं। 37 द वैल्यू ऑफ n+l फॉर 4f सबशेल। अच्छा 4f सबशेल के लिए 4 हो गई, n की वैल्यू 4 है, f की वैल्यू, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो 4 + 3, हालांकि 7 ही आ रहा है जवाब, लेकिन ये 4 + 3 7 है, ना कि 5 + 2 7 है। सही है जनाब, 4 + 3 हो गया। 38 देख लें, विच ऑफ दीज इज ट्रू फॉर सोडियम +1 एंड मैग्नीशियम +2। अच्छा सोडियम +1 हैज़ 2 शेल्स, ये इन दोनों की ना पोजीशन अभी हमने थोड़ी देर पहले भी सोडियम और मैग्नीशियम को यहाँ पर देखा था। मैं फाइनल करता चलूँ कि 38th क्वेश्चन में सोडियम भी और मैग्नीशियम भी, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12, ये थर्ड पीरियड के अंदर हैं, यानी कि इनके पास स्टार्ट में 3 शेल थे। अब 3 शेल में से सोडियम प्लस के अंदर वैलेंस शेल खत्म हो जाता है और इसके पास 2 शेल रह जाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसका भी वैलेंस शेल जो है वो खत्म हो जाता है। यानी कि फिलहाल अगर +1 और +2 की फॉर्म में हो सोडियम और मैग्नीशियम रेस्पेक्टिवली, तो उनके पास 2 शेल होते हैं। बीटा ऑप्शन देखें, वैसे चार्ली ऑप्शन जो ना इसी बात को दोबारा करने का एक तरीका है, वो देखें, सोडियम हैज लॉस्ट इट्स वैलेंस शेल वाइल मैग्नीशियम हैजंट। तो अल्फा और चार्ली का मतलब यही बन रहा है कि सोडियम का जो वैलेंस सेल है वो खत्म हुआ है, मैग्नीशियम का नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है जी, दोनों के वैलेंस सेल खत्म हुए हैं, दोनों के वैलेंस सेल लूज हो गए हैं, दोनों के पास फिलहाल 2 शेल हैं। तो अल्फा और चार्ली जो है वो तो सही नहीं लग रहे। अलबत्ता बीटा ऑप्शन में कुछ जान नजर आ रही है। बीटा ऑप्शन सेज कि सोडियम एंड मैग्नीशियम बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब 10 इलेक्ट्रॉन्स देखें, सोडियम 11 +1 की फॉर्म में है तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, मैग्नीशियम 12 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो बीटा यहाँ पर सही ऑप्शन लग रहा है। अलबत्ता डेल्टा अगेन सही नहीं लग रहा, क्योंकि डेल्टा सेज बोथ हैव लॉस्ट सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई इन्होंने सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं किए, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो बोथ हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज ट्रू अबाउट सोडियम +1 एंड मैग्नीशियम +2। 39th क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू एन एटम विद वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p6 सो दैट द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू अपर डी सबशेल। अच्छा इस बात को जरा समझ लेते हैं, 3p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पर जाकर मुकम्मल होती है, इसकी बात चल रही है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास। अब वो कह रहा है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करें कि जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट p में चला जाए। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 4s में कितने जा सकते हैं 2, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं 3d में कितने जा सकते हैं 10, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट p में। यानी कि हमें सवाल ये पूछा गया है कि 3p कंप्लीट है, 3p के बाद अब आप कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे कि उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपर p सबशेल में जाएगा, 4p में जाएगा।
तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये 12 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 10 3d के, 2 4s के, और वो होने के बाद चार्ली ऑप्शन 12 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद अब जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो नेक्स्ट p सबशेल यानी कि 4p सबशेल में चला जाएगा। 40th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब शेल्स दैट हैव सेम n+l वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो उसके लिए वैल्यू आ रही है 1 और 2 जो कि सेम नहीं है, बीटा के लिए 2 और 3 आ रही है। चार्ली ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात चल रही है, 2p का मतलब है 2 + 1 और 3s का मतलब होता है 3 + 0, दोनों वैल्यू 3 आ रही हैं, तो वो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन सही हो जाएगा 40th क्वेश्चन में। 41st क्वेश्चन है अबव प्रिंसिपल कैन नॉट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ओके, सही है, इसके बारे में तो हमें कुछ ना कुछ पता लगता है। रिलेटिव एनर्जीज ऑफ शेल्स डेफिनेटली पता लगती हैं, रिलेटिव एनर्जीज ऑफ सब शेल भी पता लगती हैं, लेकिन अबव प्रिंसिपल ना सिर्फ शेल्स और सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये ऑर्बिटल्स के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ये अफवाह का काम जो है वो नहीं है, ये आगे जो है उसके लिए हमें हुन्स रूल या पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ जाना पड़ता है। 42nd क्वेश्चन है 3s2 3p4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू। अच्छा, 3s2 3p6 है तो डेफिनेटली बाकी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर मौजूद होंगे। 42nd क्वेश्चन है तो 1s2 2s2 2p6 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन्स उसमें पहले हैं, और 3s2 12 हो गए, 3p4 ये 16 हो गए। दो तरीके से आप इस पर काम कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देख लें, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 6th ग्रुप का मेंबर होगा, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि ये सल्फर हो सकता है। दूसरा ये कि आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लें 10 12 16, तो 16 एटॉमिक नंबर भी सल्फर का ही होता है। तो दोनों ही रास्तों में से जो आपको रास्ता अच्छा लगे उसके हिसाब से आप अल्फा ऑप्शन सल्फर टिक कर सकते हैं। 43rd क्वेश्चन देखें, ऑक्सीजन -2 हैज इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स। अच्छा, ऑक्सीजन -2 जो है ना, ये एक अच्छा सवाल लग रहा है और इसे हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 43rd क्वेश्चन है ऑक्सीजन -2 हैज इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल्स। ऑक्सीजन -2 8 उसके अपने इलेक्ट्रॉन है, दो उसने गेन कर लिए, 10 हो गए, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6, ऐसे कन्फिग्रेशन हो जाएगी। तो आप s के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें, टोटल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं तो 2 और 2 4, डेल्टा ऑप्शन 4 सही हो गया। 44th क्वेश्चन है y6 है इज इक्वल टू 2s1 2px1 2py1 2pz1। तो 6 एटॉमिक नंबर का ये एलिमेंट डेफिनेटली कार्बन होगा, और कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट होती है वो आप देख चुके हैं, वो होती है 1s2 और उसके बाद 2s2 2px1 2py1 और 2pz में ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, लेकिन एक्साइटेड स्टेट अगर आ जाती है तो उसमें 2s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। तो डेफिनेटली ये एक एक्साइटेड स्टेट है ऑफ दिस एटम जो कि y से शो किया गया है एक्साइटेड स्टेट में। 45th क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल रिसीव्स इलेक्ट्रॉन द लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब है कि सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास जाएगा। तो सबसे बाद में इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप जानते हैं कि 3d में जाता है। आप कोई भी कन्फिग्रेशन देख सकते हैं, लाइक आपने आयरन, निकल, टाइटेनियम, स्कैंडियम वगैरह की बात की है, तो हमेशा आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे एंड में 3d के अंदर जाता है इन सब में से। 46 क्वेश्चन है एन ऑर्बिटल दैट हैज डायरेक्शनल कैरेक्टर। अच्छा, डायरेक्शनल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि अगर s को आप देखते हैं ना, तो s जो है वो स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब है कि चारों तरफ से एक जैसा है। इसके मुकाबले में जो p है उसकी डायरेक्शन होता है वो px हो सकता है, py हो सकता है, pz अलग अलग एक्सिस में हो सकते हैं। इसी तरीके से d की भी डायरेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर s ऑर्बिटल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, p की डायरेक्शन होती है, d की डायरेक्शन होती है, लेकिन बीटा और चार्ली में क्योंकि s और p ऑर्बिटल और s एंड d ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो s क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए अल्फा, बीटा और चार्ली यहाँ पर सही नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम कहेंगे कि कोई भी जो p ऑर्बिटल है वो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस में उसका डायरेक्शन जो है वो हो सकती है। 47th क्वेश्चन देखें, ऑल ऑफ दीज हैव सेम नंबर ऑफ 3p इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट। यहाँ पर सब में 3p इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं, लेकिन एक के अंदर 3p इलेक्ट्रॉन्स अलग हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि 47 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है बीटा, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 18 बन रहे हैं, चार्ली उसके पास भी 18 बन रहे हैं, और डेल्टा
उसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर जो बाकी जो फर्दर सब डिवीजन है लाइक दिस वन, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन है, यही तीनों कन्फिग्रेशन, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन वाली हैं, बीटा, चार्ली और डेल्टा वाली, ये इस तरह नजर आएगी, इस तरह नजर आएगी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इन सब में p के इलेक्ट्रॉन एक जितने हैं। सिर्फ अल्फा जो ऑप्शन है सिलिकॉन +4, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद उसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है। उसके पास p में 1s2 2s2 2p6 सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि बाकी सब में P के अंदर 3p के अंदर जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 3p में, बीटा, चार्ली और डेल्टा में, जबकि सिलिकॉन में तो हैं ही 2 शेल, उसके 3p में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आता। सिलिकॉन +4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है ही 2 शेल, 2p के बाद तो उसमें 3p तो है ही नहीं, तो 3p में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, इसलिए इट हैज डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स देन द रेस्ट। 48 क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू हुंस रूल एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एटॉमिक नंबर 15 जो है ये डेफिनेटली फास्फोरस की बात हो रही है, और फास्फोरस के बाद नियॉन के बाद आप चलें तो 3s2 और 3p3 होता है। अच्छा, 3p3 हो तो हुंस रूल क्या कहता है कि हुंस रूल ये कहता है कि p के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो p 3 तरह का है, तो पहले वो हाफ फिल्ड होंगे, उसके बाद कंप्लीटली फिल्ड होंगे। p 3 तरह का है, 3 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो फिर डेल्टा ऑप्शन 3 के 3 वो अनपेयर्ड हालत में होंगे। 49 देख लें। सोडियम एंड पोटाशियम बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन। अच्छा, सोडियम और पोटाशियम के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे? सोडियम की बात सबसे पहले मैं कर लेता हूँ। 49 के अंदर सोडियम 11 एटॉमिक नंबर, कन्फिगरेशन देख लें 1s2 2s2 और 2p6। इसके मुकाबले में अगर आप पोटाशियम 19 देखते हैं तो ये हो जाती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये सोडियम हो गया। और इसके बाद अगर आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1, सही है जनाब। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है आपको कि यहाँ पर हमें जो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं 1s2 s में इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, s इलेक्ट्रॉन बराबर 2p6, इसके बाद 3s1 है, यहाँ पर 3s2 है, s के इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ गया। यहाँ पर 3p भी अवेलेबल है, पीछे 3p अवेलेबल नहीं था तो p के इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट हो गए। एक और बात, सोडियम के अंदर जो थर्ड शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि पोटाशियम में थर्ड शेल काफ़ी हद तक फिल्ड है, 3s2 3p6। तो भाई s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं क्योंकि पोटाशियम में s ऑर्बिटल ज़्यादा हैं। p सब शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं क्योंकि पोटाशियम में p ज़्यादा हैं। m शेल में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हैं क्योंकि पोटाशियम में m शेल में काफ़ी इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा कि l शेल जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है सोडियम में और 8 ही इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम में, तो वहाँ पर बराबर हो गए। आखिरी सवाल देख लें। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 1। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है? 1। 1 का मतलब किसकी बात हो रही है? 2p की। तो 2p का जो काम है, इसे 2p सबशेल कह रहे हैं। इसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो 2p कितने टाइप का होता है? हमने कहा जी 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? 2px हो सकता है, 2py हो सकता है, 2pz हो सकता है। हर एक के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 2 और 2। तो कुल मिलाकर ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये हो गए चार्ली ऑप्शन 6। तो ये आज की हमारी डिस्कशन जी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, डिफरेंट एरियाज़ को टच किया गया है। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा पेपर हल करके। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ और टॉपिक्स के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।